मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं। और आपका मोबाइल ऐप आ गया है अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपने आज ही ज्वाइन किया है अतुल्य अकादमी को, निश्चित तौर पर आप जाएंगे प्ले स्टोर में, अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला को आप डाउनलोड करिए और वहाँ पर हमारी ये पेड क्लास आपको सबकी सब मिल रही है। उस पर मैंने यूजीसी स्पेशल नेट जेआरएफ के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए लेखन पत्र लेखन, अगर पत्र लेखन की बात करें, निबंध की बात करें, पल्लवन की बात करें, संक्षेपण की बात करें, गद्यांश की बात करें, तो ये सब वहाँ पर ला रहा हूँ आपके लिए। आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ यूनिट फर्स्ट, यूजीसी यूनिट फर्स्ट को। पहले ही भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यह एक टॉपिक है कि कैसे जन्म लिया है हिंदी भाषा ने, उसकी शुरुआत और भारत में भारतीय भाषाओं का क्या उपक्रम रहा, इन सभी चीजों को लेकर के आया हूं। शुरू करूं उसके पहले चाहूंगा कि आप सबका स्वागत दुष्यंत कुमार की इस कविता से करो। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूं, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूँ, उजाले में ये अब हवन कर रहा हूँ। वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, जिन्हें रात दिन स्मरण कर रहा हूँ। तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हें क्या पता क्या सहन कर रहा हूँ। मैं एहसास तक भर गया हूँ लबालब, मैं एहसास तक भर गया हूँ लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ। समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर, समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर सही शाम से आचमन कर रहा हूँ। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। मित्रों, आप सबसे मैंने वादा किया था और आप सबके कहना था कि गुरुदेव आप पूरा यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस लेकर आइए, तो उपस्थित हो गया। निश्चित तौर पर अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज जो मैं टॉपिक शुरू किया हूं यूजीसी नेट में, यूनिट फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है लेखपाल के लिए, ये महत्वपूर्ण है दरोगा के लिए, ये महत्वपूर्ण है एक दूसरी समस्त परीक्षाओं के साथ साथ टीजीटी पीजीटी या किसी भी आप परीक्षा में देखेंगे तो भाषा की उत्पत्ति, भाषा के विकास, हिंदी भाषा के लिपि आदि के प्रयोग के बारे में निसंदेह प्रश्न पूछता है। उन सभी प्रश्नों के मूल्यांकन और विश्लेषण और उसका प्रस्तुतिकरण लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक पर, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। अगर हम इसकी बात कर लें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि भारत में सबसे पहले जो आए थे उनका नाम क्या था। वो आए थे, भारत में आर्य आए हुए थे। इन आर्यों ने जब भारत में आना शुरू किया तो निसंदेह भारत में आर्यों के आने के बाद ही आर्य भाषा का जन्म हुआ होगा। किसकी भाषा का? तो आर्य भाषा का जन्म हुआ कब? जब आर्य आए होंगे उसके बाद ही आर्य भाषा का जन्म हुआ होगा। इसे अब हम अगर देखें तो उसे ही भारतीय आर्य भाषा कहा जा सकता है जिसे आर्यों ने अपनाया होगा।
जिसे आर्यों ने अपनाया होगा उसे ही भारतीय आर्य भाषा कहा जा सकता है। हालांकि आर्यों के आगमन के और उनके यहां स्थापित होने की कोई वास्तविक तथ्य या सूचना नहीं प्राप्त होती, फिर भी कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए और लगभग अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 3200 ईसा पूर्व आए। यह कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि सत्य तथ्य का क्या है, परंतु यह सत्य है कि इनके आने के बाद जो भाषा बनी उस भाषा को हम क्या कह सकते हैं, आर्य भाषा कह सकते हैं। मित्रों, आर्य भाषा के संदर्भ में अगर इस आर्य भाषा को देखें, थोड़ा सा और विशेषण से युक्त कर दें तो भारतीय आर्य भाषा, क्या भारतीय आर्य भाषा आर्यों के बाद ही जन्मी होगी, निसंदेह इसमें किसी प्रकार का कोई और प्रश्न खड़ा नहीं होता। भारतीय आर्य भाषा का जन्म कैसे हुआ, इस बात को अगर देखें, 3 आर्यों ने सबसे पहले एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम मिल जाता है क्या, ऋग्वेद मिल जाता है। यह मानव उत्पत्ति का, ध्यान दीजिएगा, यह मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। यह मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। और इसके समय को विद्वानों ने निर्धारित किया कि इसका समय 1500 ईसा पूर्व के आसपास पहुंच जाता है। मित्रों, 1500 ईसा के आसपास ऋग्वेद जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसे वास्तव में आर्य भाषाओं के नहीं बल्कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ की महत्ता इस बात में है कि ईरान में एक और ग्रंथ लिखा गया जिसे अवेस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कहां, ईरान में। तो ईरान में एक ग्रंथ लिखा गया था अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ जो था वो किसके समकालीन था, ऋग्वेद के समकालीन था। लेकिन हमें इसका अध्ययन नहीं करना, हमें इसका अध्ययन करना है। मित्र, जब यह तिथि मिल गई, इसी तिथि को मान्य मान लिया गया और यही तिथि सर्वश्रेष्ठ मान ली गई। अगर हम इस तिथि को मान्य कर लें, इस तिथि को वास्तविक और प्रमाणिक मान लें, निसंदेह आर्य भाषा की शुरुआत हम 1500 ईसा के आसपास से शुरुआत मान सकते हैं। यानी ईसा के 1500 पहले, ईसा पूर्व आपकी ऋग्वेद और आर्य भाषा का श्री गणेश हो जाता है। अब इस तिथि को जब मान्य मान लेते हैं, मान्य मान लेने के बाद हमें ध्यान देंगे, हमें भारतीय आर्य भाषा के 3 रूप दिखाई देते हैं या 3 चरण दिखाई देते हैं। 3 चरण हैं, हमें भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण दिखाई देते हैं। यहां आप दिखाई लिख लेंगे, दिखाई देते हैं। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं, यद्यपि हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप निसंदेह देख सकते हैं। जरा हम इसको वर्गीकृत कर लेते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि जो आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा भारत में जन्मी थी, उसके 3 चरण विकास के क्या दिखाई देते हैं। जरा वो देखिएगा। नंबर 1 को अगर हम देखें तो 1 को हम कह सकते हैं प्राचीन आर्य, प्राचीन भारतीय, ऐसे लिख सकते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ध्यान दें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहला वर्गीकरण हो सकता है, जो 3 चरण थे। इसमें से अगर हम समय को निर्धारित करें तो निसंदेह समय क्या होगा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय को हम किसका समय कह सकते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के समय को कह सकते हैं। मित्रों, अब इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा में कौन सी भाषा थी। निसंदेह प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो ये वेद चूंकि इसमें लिखा गया है तो उसे वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। मित्रों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत यहां पर प्रस्फुटित हुई, विकास किया। यहां पर पाणिनि जैसे महा विद्वान जब आते हैं तो उन्होंने संस्कृत को परिष्कृत किया, व्याकरण से बद्ध किया और उन सभी चीजों को जब उन्होंने आगे बढ़ाया, निसंदेह यहीं से वास्तव में संस्कृत एक बेहतरीन और वैज्ञानिक और श्रेष्ठ भाषा बनती चली गई। आगे बताएंगे, अभी इसके एक एक विकास को और इसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम स्पष्ट करेंगे। दूसरी अगर हम देखें, इसके विकास के दूसरे चरण को देखें तो मिल जाता है मध्यकालीन, ध्यान देंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। मध्यकालीन
भारतीय आर्य भाषा, यह एक दूसरा टॉपिक है। और अगर हम इसके समय की बात कर लें तो मित्र इसका समय क्या हो जाता है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000, ध्यान देंगे 1000 ईस्वी तक का जो समय है वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आ जाती है। यानी 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का पूरा प्रकोप था, पूरा प्रभाव था। प्रकोप क्या, प्रभाव था। मित्रों, जब संस्कृत से हटकर पाली ने श्री गणेश किया तो पाली एक ऐसी भाषा थी जिसने न केवल मध्यकाल में जन भाषा के प्रतिनिधित्व की बात किया, बल्कि एक ऐसी भाषा थी जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात होती है। मित्रों, हम आपको यह बताएंगे यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राकृत, पाली और संस्कृत में मूलभूत व्याकरणिक अंतर क्या था। क्योंकि साहित्य के विषय में जब आप जानना ही चाहते हैं, भाषाई आधार पर आपको ये वर्गीकरण मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं यह बताने जा रहा हूं व्याकरणिक परिवर्तन के साथ साथ अंतर व विशेषता तीनों प्रकट करूंगा एक साथ। बस आप बने रहें लगातार। जरा सा भी थकावट अगर लगे तो निस्संदेह मुस्कुरा के एक बार फिर उठ लीजिएगा और बैठ लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक शुरू हुआ है यह बेहतरीन टॉपिक होगा आपके जीवन के लिए। और इसके पहले आपको इस प्रकार के भाषा की जो विविधता दिखाई देगी वो कभी नहीं मिली होगी। दिखाता हूं आपको, देखिएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक पहुंचती है। तो तीसरा चरण जो हमें दिखाई देता है, कौन सा चरण, तीसरा चरण हमें दिखाई देता है, इसे कहा जाता है आधुनिक, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यह एक तीसरा वर्गीकरण है। अगर हम इसके समय की बात कर लें तो इसका समय 1000 ईस्वी से आगे तक दिखाई देता है। इन सभी का मूल्यांकन लेकर के आ रहा हूं मित्रों, जरा समझिएगा। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 3 प्रकार के आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हुआ। जब इन 3 प्रकार के भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हुआ तो अब हमें आपको यह जरूरत अवश्य आने पड़ती है कि हम पहले इन सभी वर्गीकरणों को एक एक करके देख लें। क्योंकि जब मैं आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ाऊंगा तो इसके दोनों स्वरूपों को, जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ाऊंगा तो इसके 3 स्वरूपों के, जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत के भी 3 स्वरूपों के, तो इन सारी चीजों को यहां लेकर मूल्यांकित करूंगा। इसके बाद जब हिंदी की यहां हम आधुनिक भारतीय भाषा की बात करूंगा तो उसका बिल्कुल मूल्यांकन श्रेष्ठ होगा। चलिए हेडिंग डालिएगा। निश्चित तौर पर अगर कॉपी कलम अभी भी नहीं निकाले हैं तो आप मानिए, मेरा वादा है आपसे कि बेहतर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, निसंदेह निकाल लीजिएगा। यह प्रेम है एक गुरु का कि आप निकालिए और बेहतर ढंग से आज पढ़ाई शुरू करिए। और अगर आनंद आ जाए निसंदेह लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सबके ऊपर है कि किस प्रकार से आप इसको देखते हैं और क्या आपके जीवन में इससे कुछ लाभ मिला, अवश्य लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा। अगर अभी भी आपने अभी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए और मेरा ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला को लोड करिए और वहां पर सारी पेड क्लासें प्राप्त कीजिए। किसी भी प्रकार की अवैज्ञानिकता नहीं, सारे के सारे श्रेष्ठ वीडियो होंगे, कोई छल, कोई कपट और किसी भी प्रकार के आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि ये गुरु बोल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 मैंने बोला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमें अगर देखें, हमें इन भाषाओं का प्राचीनतम लिखित रूप वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, सूत्रों और अरण्यकों जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। मित्रों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत वेदों, उपनिषदों, अरण्यकों, वेदांगों, सूत्रों आदि में दिखाई पड़ती है। यानी भारतीय प्राचीन आर्य भाषा यहीं से जब प्रारंभ होती है तो देखने वाली बात यह है कि प्राचीन आर्य भाषा का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन आर्य भाषा का स्वरूप ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यह प्राचीन आर्य भाषा का स्वरूप हमें सबसे पहले कहां मिलता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसीलिए, और अगर हम एक बात कहना चाहें तो आप देख सकते हैं
कि वैदिक भाषा संसार की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैदिक भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा स्वीकार की जाती है, भाषा स्वीकार्य की जाती है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा स्वीकार की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त जिस संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ है उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस संस्कृत भाषा को आप लोग आज पढ़ रहे हैं वह वैदिक संस्कृत नहीं है, बल्कि वो कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत है। अतः हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के दो रूप थे। यह स्पष्ट हुआ क्यों? क्योंकि एक तो वैदिक संस्कृत हुई और दूसरी कौन सी हो गई? लौकिक संस्कृत हो गई। इस आधार पे तो हम आप कह ही सकते हैं ना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के कितने रूप थे? दो रूप थे। अब हम देखते हैं वो दोनों रूप क्या क्या थे। तो मित्रों देख लें, एक जो रूप था उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया वैदिक आर्य भाषा, वैदिक आर्य भाषा या वैदिक संस्कृत कह लीजिए इसको, कोई समस्या नहीं, दोनों सही था, वैदिक संस्कृत। और दूसरे को आप कह सकते हैं क्या? लौकिक संस्कृत। क्या कह सकते हैं? लौकिक संस्कृत। अब इन दोनों के महत्वपूर्ण चीजों को पहले हमको समझना होगा कि वैदिक संस्कृत को किस किस रूप से हम जान सकते हैं। मित्रों, यह बात आप खूब जानते होंगे कि वैदिक संस्कृत को वैदिक भाषा भी कहा जाता है, बिल्कुल जानते होंगे। इसके साथ साथ इसको वैदिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिकी भी कहा जाता है। इसको देखा जाए तो छांदस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छांदस की भाषा कहा जाता है। और एक बात स्पष्टतः जान लीजिए, इसे प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। यानी वैदिक संस्कृत को वैदिक भाषा, वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। अगर इन सभी नामकरणों को ध्यान में देखा जाए तो वैदिक संस्कृत प्राचीन संस्कृत भी कही जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें चारों वेदों का निर्माण हुआ। किसमें? तो चारों क्या, केवल हम एक ही वेद की बात करेंगे कि प्राचीन काल में एक ही वेद लिखा गया, ऋग्वेद। इसी के आधार पर इसे वैदिक भाषा कहा गया। मित्रों, ऋग्वेद की सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। इस 10 मंडल में दूसरे से लेकर 9वें तक प्राचीन संस्कृत के रूप मिलते हैं। प्राचीन संस्कृत के रूप दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिखाई देते हैं। अब हमें 10वें मंडल में अगर दूसरे से 9वें तक प्राचीन संस्कृत के रूप दिखाई देते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पहला मंडल और 10वां मंडल छेपक था, यानी ये जोड़ा गया था। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल कहीं ना कहीं आधुनिक था। मित्रों, ये तो बात हो गई कि ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन संस्कृत के रूप हमें दूसरे से 9वें मंडल में दिखाई पड़ता है। इसके बाद की जो संस्कृत है, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद जिसमें लिखे गए,
उपनिषद जिसमें लिखे गए, अरण्यक जिसमें लिखे गए, वेदांग जिसमें लिखे गए और अन्य ग्रंथ जिसमें लिखे गए, रामायण जिसमें लिखा गया, महाभारत जिसमें लिखा गया, सारे के सारी जो भाषाएं थी वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। यानी तीनों संहिताएं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन उपनिषदों आदि की वैदिक भाषा होते हुए भी भाषा की दृष्टि से एक रूपता नहीं है। अर्थात हमको कहें कि ऋग्वेद की भाषा और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद की भाषा में एक रूपता नहीं है मित्र। ऋग्वेद की जो भाषा दिखाई देती है वो प्राचीन संस्कृत की थी। जब हमें अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत और ऋग्वेद की संस्कृत अलग थी। लौकिक संस्कृत में तीनों वेद, उपनिषद, वेदांग और अरण्यक जैसे लिखे गए, लेकिन ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राचीन संस्कृत के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे, क्या? लौकिक संस्कृत हेडिंग डालेंगे। आपको समझ में आ गया होगी वैदिक संस्कृत क्या है। जी हां, वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत, वैदिक भाषा, वैदिकीय छांदस भी कहा जाता है और इसमें केवल एक ही ग्रंथ हमें प्राप्त होता है प्राचीन संस्कृत में, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अब देखिए हेडिंग है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत ये क्या है? लौकिक संस्कृत जरा समझिएगा। इस संस्कृत, आराम से देखें, इस संस्कृत का विकास वैदिक संस्कृत के परवर्ती इस संस्कृत का विकास वैदिक संस्कृत के परवर्ती ही माना चाहिए, यानी बाद में ही मानना चाहिए। वैदिक संस्कृत के बाद ही इस संस्कृत का विकास हुआ। अब अगर हम देखें तो लौकिक संस्कृत को देव भाषा, कौन सी भाषा? देव भाषा। इसी संस्कृत को क्लासिकल, अंग्रेजी में क्लासिकल जिसे बोलते हैं, क्लासिकल संस्कृत यानी क्लासिकल संस्कृत, और इसी को आप कह सकते हैं ब्राह्मण संस्कृत। क्या कह सकते हैं? ब्राह्मण संस्कृत कहा जाता है। इसी को आप कह सकते हैं उत्तर संस्कृत। क्या कह सकते हैं? उत्तर संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत के ये नाम मिल जाते हैं देव भाषा, क्लासिकल संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत और उत्तर संस्कृत। ये कुछ बेहतरीन नाम हमको मिल जाते हैं। अच्छा, अब देखिए महत्वपूर्ण बात यहां से घटना घटी क्या? एक हुए वैयाकरण। वैयाकरण एक पैदा हुए। वैयाकरण का नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। वैयाकरण पैदा हुए पाणिनि। पाणिनि ने, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि ने वैदिक भाषा में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक भाषा में प्रचलित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूपों और विकल्पों में एक रूप का प्रतिमान निश्चित कर देववाणी का ऐसा व्याकरण जिसका नाम आप लोग जानते हैं,
अष्टाध्यायी व्याकरण, अष्टाध्यायी तैयार किया कि वह जनभाषा के रूप में उस समय प्रतिमान ही नहीं बल्कि आज भी समादृत है। व्याकरण पाणिनि ने वैदिक भाषा में प्रचलित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूपों और विकल्पों में एक रूप का प्रतिमान निश्चित कर देववाणी का ऐसा व्याकरण अष्टाध्यायी तैयार किया कि वह जनभाषा के रूप में उस समय प्रचलित प्रतिमान ही नहीं बल्कि आज भी समादृत है, आज भी मान्य है, आज भी उसकी वैज्ञानिकता अपने श्रेष्ठतम पर है। भैया इसका परिणाम यह रहा कि देववाणी में उच्च कोटि का साहित्य सृजित हुआ। जब व्याकरण बन गया तो निश्चित तौर पर अब उस नियमों का पालन करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो जब बहुत संस्कृत साहित्य भी सृजित होने लगा, जिसमें महाकवियों की बात करें तो इसी संस्कृत में जब पाणिनि के अष्टाध्यायी का एक व्याकरण बन गया तो निसंदेह देववाणी में उच्च कोटि के जब संसाहित्य सृजित होने लगे तो हमें सबसे बड़ा कवि दिखाई और पहला कवि दिखाई देता वाल्मीकि ने अपने रामायण की जो नींव डाली वो इसी संस्कृत में डाली थी। मित्रों इसके बाद वेदव्यास महोदय ने अपने महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण किया। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप और भी कह सकते हैं कि जब यहां पर वेदव्यास की बात कर लें, कालिदास की बात कर लें, भवभूत की बात कर लें, भास की बात कर लें, इतने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ जिन्होंने न केवल इन विभूतियों ने भारत में संस्कृत के महत्व को बढ़ा दिया बल्कि संस्कृत को विश्व विख्यात प्राप्त करा दी। मित्रों यह निसंदेह बात कह सकते हैं कि जब यह लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई, लौकिक संस्कृत में लिखने के लिए तमाम प्रकार की हमें विभूतियां दिखाई पड़ती हैं और यहां पर उपस्थित होकर के वैदिक संस्कृत के लौकिक संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया और इन लोगों ने इसी लौकिक संस्कृत के विकास में न केवल पाणिनि का महत्व है बल्कि जो विभिन्न विभूतियां आकर के इस साहित्य को मजबूती प्रदान की उनका भी श्रेष्ठ महत्व रहा है। मित्रों ये तो मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर थे, लौकिक संस्कृत को कैसे किन किन लोगों ने लिखा और वैदिक संस्कृत को किसने किसने लिखा। वैदिक संस्कृत में आपने जान लिया कि केवल ऋग्वेद आता है और लौकिक संस्कृत में आपको पता है कि तीनों संहिताएं यानी अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद आते हैं। इसके साथ आरण्यक, वेदांग जितने भी महाकाव्य लिखे गए सब के सब इसी लौकिक संस्कृत में लिखे गए। जब पाणिनि ने इस भाषा का प्रयोग कर लिया तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि इस प्रयोग के बाद इन्होंने बहुत ही विकास किया संस्कृत का, जिसमें हमने नाम लिया भवभूति, भारवी, कालिदास, वाल्मीकि और इसके साथ साथ आपके वेदव्यास। इन कवियों के इन महान विभूतियों के बाद अब आपको जानना महत्वपूर्ण क्या है। अब आपको जानना यह महत्वपूर्ण है कि लौकिक संस्कृत से अलग वैदिक संस्कृत क्या थी, लौकिक संस्कृत से अलग वैदिक संस्कृत क्या थी, वैदिक संस्कृत में जो विद्यमान था वो लौकिक संस्कृत में था कि नहीं था। इस महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करूंगा, एक दो तथ्य से नहीं 10-10 तथ्यों से। आप देखिए तो सही, आप हेडिंग डाल सकते हैं वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत यानी उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत में अंतर, यानी इन दोनों में क्या बदलाव हुआ, इसको बदलाव भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में क्या वास्तविक बदलाव हुआ, आज हम उसी को स्पष्ट कर देंगे।
आशा है कि आपको आनंद आएगा, पूरे मनोयोग से लगिएगा। आज वैदिक संस्कृत को अलग कर देंगे और लौकिक संस्कृत को अलग कर देंगे। अगर आपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंतर को जान लिया, निस्संदेह आपको आज अच्छा भी लगेगा कि आपने अच्छी क्लास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अंतर, नंबर 1, वैदिक संस्कृत में पहला क्या है? तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें संगीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है। अब लौकिक संस्कृत में एक हम देखते हैं क्या है। लौकिक संस्कृत में एक है, इसमें केवल बलात्मक स्वराघात की प्रधानता है। मतलब क्या है, इसमें संगीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है, यानी उतार चढ़ाव स्वरों की है, संगीत के अनुसार उतार चढ़ाव की है। इसमें संगीत नहीं है बल्कि जबरदस्ती, बलात् माने जबरदस्ती स्वराघात किया जाता है, यानी उतार चढ़ाव को बल दिया जाता है, जबकि वह संगीतात्मक नहीं जबरदस्ती होता है। तो पहला परिवर्तन यह रहा। अब हम चलते हैं दूसरे परिवर्तन की तरफ। दूसरा परिवर्तन देखें कि क्या कहलाता है। अब दूसरा परिवर्तन कहलाता है कि वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त तीनों स्वर थे। ध्यान दें, वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वर थे। जबकि अगर हम दूसरे स्थान पर देखें लौकिक संस्कृत में, तो इसमें प्लुत स्वर का लोप हो गया। ये देखें, इसमें प्लुत स्वर का लोप हो गया, लेकिन इसमें प्लुत स्वर था। यही दोनों में अंतर हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पर कि तीसरे नंबर पे क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ली स्वर का प्रयोग हुआ करता था। इसमें ली स्वर का प्रयोग हुआ करता था किसमें? वैदिक संस्कृत में। तो मित्रों, इसमें यानी यहां पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसमें यानी लौकिक संस्कृत में इसमें ली स्वर का प्रयोग समाप्त हो गया। यह बात तो यही स्पष्ट हो गई। आइए अब जरा चौथे पर देख लेते हैं कि वैदिक में चौथा क्या था। तो जरा देखें कि वैदिक भाषा में जिह्वा मूलीय तथा उपध्यमानीय व्यंजन ध्वनियां थी। यानी वैदिक भाषा में जिह्वा मूलीय तथा उपध्यमानीय व्यंजन ध्वनियां थीं। और अगर हम चौथे की बात यहां कर लें, चौथे की बात करें
तो इसमें दोनों का यानी जिह्वा मूलीय और उपध्मनीय दोनों का प्रयोग उठ सा गया यानी होना बंद हो गया। इतना ही नहीं मित्रों, अब जरा देखें कि 5वें स्थान पर क्या है। 5वें स्थान की हम बात कर लें तो 5वें स्थान पे पाते हैं कि लकारों में लेट है। लकार का प्रयोग था अर्थात कुल लकारों की संख्या 11 थी। लकारों में लेट लकार का प्रयोग था अर्थात कुल लकारों की संख्या वैदिक संस्कृत में कितनी थी? 11 थी। यह बात ध्यान दीजिएगा। आइए अब उसी के आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां पर 5वें पे क्या था, तो जाने कि लेट लकार इसमें नहीं रहा अर्थात लकारों की संख्या 10 ही रह गई। तो मित्रों ये देखिए परिवर्तन, 5 ही परिवर्तन अभी हुआ है, अभी और भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम वैदिक एवं लौकिक संस्कृत का जो अंतर देख रहे थे, हमने 5 कदम आगे बढ़ लिया है। अब वैदिक संस्कृत में हमें आपको देखना है छठा विशेषता, वो छठी अंतर क्या है, छठवां अंतर क्या होगा। अगर हम छठवें अंतर की बात करें तो कह सकते हैं क्या कि वैदिक भाषा में लंग, लुंग और लिट लकार का प्रयोग तीनों कालों में होता था। वैदिक भाषा में लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार का प्रयोग तीनों कालों में होता था। यह बात हमें छठी विशेषता बतला रही है। और जबकि छठी में लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत यानी कि इस संस्कृत में इनका प्रयोग यानी किसका, इनका प्रयोग याद करना किसका, तो आप कह सकते हैं कि सर लंग का, लुंग का और लिट का। इस संस्कृत में इनका प्रयोग सिर्फ भूतकाल में ही होने लगा। जो तीनों कालों में हो रहा था प्रयोग, वह देखें वह वहां समाप्त होकर केवल कहां बचा, केवल और केवल भूतकाल में बचा। आइए 7वें नंबर की बात करते हैं कि भाई 7वें नंबर पे कौन सी वैदिक विशेषता हमें दिखाई देती है। तो देखें कि इसमें शब्द रूपों में विविधता थी। शब्द रूपों में क्या थी, विविधता थी। किसमें, वैदिक संस्कृत में।
जबकि लौकिक संस्कृत की बात कर लें तो लौकिक संस्कृत में देखें तो इसमें शब्द रूपों में गड़बड़ हो गया, एक रूपता आ गई, एक रूपकता आ गई। क्या आ गई? एक रूपकता आ गई, जबकि यहां क्या थी? विविधता थी, और यहां क्या आ गई? एक रूपकता आ गई। मतलब विशेष बदलाव अब नहीं रहा, विशेष परिवर्तन अब नहीं रहा। अब अगर हम 8वें परिवर्तन की बात करें कि 8वां परिवर्तन क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें यानी वैदिक संस्कृत में इसमें आत्मनेय पद, या छोड़ दें, आत्मनेय पद एवं परमस्पदीय परमस्मय पद, आत्मनेय पद, परमस्मय पद का कोई विशेष नियम नहीं था, कोई विशेष नियम नहीं था। इसमें आत्मनेय पद, परमस्मय पद का कोई विशेष नियम नहीं था। वैदिक संस्कृत में जैसी मर्जी आप प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मित्र जैसे ही यहां लौकिक का 8वां नियम आया, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आत्मनेय पद एवं परस्मय पद के प्रयोग नियमानुसार होने लगे, यानी यहां नियम कुछ बना दिया गया कि आत्मनेय पद की क्या पहचान होगी, क्या परिभाषा होगी, क्या रूप होगा, परमस्मय पद के क्या रूप, क्या विभक्तियां और किस प्रकार के प्रयोग होंगे, उसकी विशेषता होंगी, इसको निश्चित कर दिया गया, नियमों में बांध दिया गया। तो मित्रों अब बढ़ते हैं हम नियम नंबर किसकी तरफ? 9 की तरफ। नियम नंबर 9 क्या कहता है जरा देखें, तो आप कह देंगे कि उपसर्गों का प्रयोग, ध्यान दें, उपसर्गों का प्रयोग धातु से, उपसर्गों का प्रयोग धातु से स्वतंत्र रूप, धातु से स्वतंत्र रूप में, धातु से स्वतंत्र रूप से होता था। उपसर्गों का प्रयोग धातु में कर लीजिए, सिर में स्वतंत्र रूप से होता था। अब धातु में स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का प्रयोग होता था, यानी अलग से होता था, जबकि वैदिक संस्कृत यानी लौकिक संस्कृत यानी नवे देखें तो यहां पर उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं रहा। क्या नहीं रहा? यहां पर उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं रहा, जबकि यहां पर धातु से अलग स्वतंत्र होकर उपसर्ग लगते थे। मित्रों 9 ऐसी विशेषताओं पर हम लोगों ने बात कर ली है जो कि अति महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं अभी 10वें और 11वें दो तथ्य और हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर था। तो चलिए चलते हैं। मजे की बात है, तो आइए देखते हैं कि 10वां अंतर क्या था, 10वां विशेषता क्या थी। तो आप देखें 10वीं विशेषता क्या थी कि वैदिक संस्कृत में 4 समास का ही प्रयोग होता था। अब लियो,
वैदिक संस्कृत में सिर्फ 4 समास का प्रयोग होता था। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। यही इतने समास ही वैदिक संस्कृत में मान्य थे। जबकि अगर हम यहां 10वें की विशेषता देखें तो आप कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में समास की संख्या 6 हो गई। 4 तो ये मौजूद थे ही, 2 और बढ़ गए। वो 2 बढ़े क्या? एक बढ़ा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या? अव्ययी भाव समास। ये कहां उत्पन्न हुआ? लौकिक संस्कृत में। और दूसरा समास जो बढ़ा वे क्या थे? वे थे द्विगु समास। क्या थे? द्विगु समास। मोहब्बत की बात है मित्र, दिमाग से पढ़िएगा। अगर आनंद आ रहा हो और बेहतर समझ में आ रहा हो और लग रहा है यूजीसी नेट के एक एक धज्जियां उड़ा रहे हैं सर, तो निश्चित तौर पर आप लिखिएगा। और यूजीसी नेट के अगर प्रश्नों का इस प्रकार से वास्तविक और विस्तृत ज्ञान आपको कहीं मिल रहा हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की सेवाएं अतुल्य अकादमी पर मिल रही हैं, निश्चित तौर पर अभी भी प्ले स्टोर में आप जाकर के, अब तक अगर नहीं लोड किया है मेरे ऐप को और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जाकर ऐप को प्ले स्टोर पर जाइए, अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला को सर्च करिए, डाउनलोड करिए और तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी अब बहुत दूर नहीं, चूंकि अब तक ऑफलाइन में पढ़ाता रहा, लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया कि मुझे ऑनलाइन पैटर्न अपनाना पड़ा। तो इस प्रकार की सारी क्लासें आपको पेड के रूप में अब देने चल रहा हूं। यह हो गया आपका 10वां तथ्य। अब आइए एक और तथ्य हम लेते हैं, केवल और केवल 11वां। अब 11वां तथ्य क्या है और कैसे है, जरा उसको समझ लें। अगर हम समझें तो बहुत महत्वपूर्ण है 11वां। क्या? कि वैदिक संस्कृत एक स्वच्छंद भाषा थी। क्या थी? एक स्वच्छंद भाषा थी। एक स्वच्छंद भाषा थी। जबकि अगर हम 11वें लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत नियमबद्ध, क्या? नियमबद्ध भाषा हो गई। मित्रों, ये रही आपकी महत्वपूर्ण प्राचीन आर्य भाषा की विशेषता, उनका विकास, उनके साहित्य और उनके कवियों का मैंने नाम लिया। अब प्राचीन आर्य भाषा के महत्व को बताना आपके लिए दुरह कार्य नहीं है, आपके लिए कठिन कार्य नहीं है। निसंदेह आप कह सकते हो कि आप अब लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत को भली भांति स्पष्ट कर सकते हो। मित्रों, आइए हेडिंग डालते हैं दूसरी। प्राचीन आर्य भाषा हुई यहीं पर समाप्त। हेडिंग डालिए नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। हेडिंग डालें तो देखते हैं कि दूसरी जो भाषा है, दूसरी आर्य जो भाषा है उसे क्या कहा गया था। आप लोगों ने पीछे देखा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या कहा गया? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब अगर इसके समय को हम ज्ञात करना चाहें तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से, ध्यान दें, 500 ईसा पूर्व से इसका समय 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। मित्रों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का ये जो कालखंड आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जरा देखें कि इस पूरे कालखंड को सामान्यतः 3 रूपों में
देखा जा सकता है। 3 रूपों में, इस पूरे कालखंड को सामान्यतः 3 रूपों में हम देख सकते हैं। वो 3 रूप क्या हो सकते हैं जरा समझिएगा। पहला रूप हम कह सकते हैं कि प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत। दूसरे को हम कह सकते हैं द्वितीय प्राकृत। तीसरे को हम कह सकते हैं तृतीय प्राकृत। तो ये 3 प्राकृत हम 3 चरणों में हम मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 रूपों में देख सकते हैं। तो प्रथम प्राकृत को एक नाम दिया गया, क्या? पाली। क्या दिया गया? पाली नाम दिया गया। ये प्रथम प्राकृत थी और इसी के समकक्षी एक शिलालेखी प्राकृत भी थी। शिलालेखी प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत प्रथम प्राकृत को कहते हैं। द्वितीय प्राकृत को वास्तव में प्राकृत ही कहा जाता है। अब द्वितीय प्राकृत को प्राकृत ही कहा जाता है, यह बात सत्य है। और इस तृतीय प्राकृत को हम अपभ्रंश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश कह सकते हैं। तो प्रथम प्राकृत को पाली और या शिलालेखी दोनों समकक्षी थी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। मित्रों, यह बात अत्यंत सत्य है कि अगर हम अब इनके अलग अलग समय को भी निर्धारित कर लें तो अलग अलग समय यदि निर्धारित करें तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक की जो समय सीमा थी वह पाली या शिलालेखी प्राकृत की थी। शिलालेखी प्राकृत अलग है जिसको अशोक ने प्रयोग में लाया था, और पाली प्राकृत अलग है, पाली भाषा अलग है। तो इसका समय ये रहा। द्वितीय प्राकृत की यद्यपि हम बात करें तो द्वितीय प्राकृत का समय प्रथम शताब्दी से, ध्यान दीजिएगा, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक मिलता है। अब यहां ईसा पूर्व नहीं बल्कि ईस्वी हो गया। 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत का समय मिलता है, और जिसे आप तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश कह सकते हैं, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है कि 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का स्वरूप था। मित्रों, हेडिंग डालिएगा। अब इस प्रकार से आप अगर देखें तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन हम एक एक करके करेंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा कि नंबर 1 प्रथम प्राकृत यानी पाली, ये आपकी हेडिंग होगी। चलिए डालिएगा। तो नंबर 1 नाम क्या था? प्रथम प्राकृत या पाली, या नहीं, पाली के बाद हम शिलालेखी करेंगे। तो प्रथम प्राकृत या पाली, यदि हम इसी की बात कर लें, ध्यान दीजिए गुरु जी, आप लोग आराम से पढ़ें। क्या कि प्रथम प्राकृत काल में पाली और अभिलेखीय प्राकृत, प्रथम प्राकृत काल में पाली और अभिलेखीय प्राकृत, यानी कि जिसे आप शिलालेखी, ये एक ही बात है, प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। प्रथम प्राकृत काल में पाली और अभिलेखी प्राकृत का रूप दिखाई देता है। पाली भाषा की व्युत्पत्ति, नामकरण एवं क्षेत्र के विषय में
विद्वानों में अनेक मत हैं। अब पाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसका क्षेत्र क्या है, इस विषय में विद्वान अनेक मत हैं। एक मत कोई विद्वान हो ही नहीं पा रहा। अब अनेक मत ये होने के बाद अगर हम सर्वश्रेष्ठ मत की बात करें, सर्वश्रेष्ठ मत यही जान पड़ता है कि पाली शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पा धन ली दो शब्द हैं, जिसमें पा का अर्थ रक्षा करना है। ली प्रत्यय के रूप में आया है। ली किसके रूप में आया है? प्रत्यय के रूप में उपस्थित हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पाली का अगर सामान्य अर्थ देखें, पाली का सामान्य अर्थ रक्षा करने वाली व रक्षा करती भाषा कहा गया है, भाषा है। रक्षा करने वाली भाषा है या रक्षा करती हुई भाषा है, लेकिन कैसे अगर हम बेहतर रूप में इसे समझने की बात करें तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा करने वाली भाषा इसे कहा जाता है। अब देखिए, भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा करने वाली भाषा को पाली कहा जाता है, इसलिए पाली का अर्थ पा धन ली के अर्थ पे पा का मतलब रक्षा करना और ली प्रत्यय कर दिया जाता है। अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था? निसंदेह उन्होंने अपने उपदेशों को अपने धर्म या सिद्धांतों को बताने के लिए उन्होंने दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि पाली भाषा को कहा गया था। यह बात ज्यादा तार्किक समझ में आती है कि पाली वह भाषा थी जो भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा की थी। यह सही जान पड़ता है। इसकी व्युत्पत्ति में यह विद्वानों के मत भी दिखाई पड़ते हैं। मित्रों इतना ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों को ही नहीं बल्कि इसी में लिखे गए, इसी पाली भाषा में लिखा गया त्रिपिटक। क्या लिखा गया? त्रिपिटक लिखा गया। इसी में बुद्धोपदेश भी दिया गया, बुद्धोपदेश भी इसी में प्राप्त हुआ। बुद्ध द्वारा उपदेश जो दिया गया इसी भाषा में लिखा गया, त्रिपिटक भी इसी भाषा में लिखे गए, और बुद्ध वचन नामक पुस्तक का भी निर्माण इसी पाली भाषा में हुआ था। मित्रों, पाली का क्षेत्र और भौगोलिक विस्तार यद्यपि देखें तो आइए देखते हैं। अगर हम पाली के भौगोलिक विस्तार को देखें, पाली के भौगोलिक विस्तार को यद्यपि देखें तो यह बहुत ही विकसित, अपने समय की बहुत ही विकसित और प्रौढ़, मजबूत, श्रेष्ठ भाषा थी। कारण था कि तत्कालीन समाज में कहा जाने वाला मगध की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। इसके साथ साथ उसी समय जो विद्यमान राज्य थे, कलिंग में किस भाषा का प्रयोग हुआ करता था? निसंदेह पाली का हुआ करता था। यह पाली उज्जैन में भी बोली जाती थी, यानी इसका विस्तार उज्जैन में भी था। अगर हम बात करें तो विंध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, विंध्य
प्रदेश की जो भाषा थी वो भी पाली थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें श्रीलंका की भी भाषा उस समय पाली हुआ करती थी। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी देख लें, वर्मा जिसे आज आप कल म्यांमार कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं, यहां पर भी पाली का विस्तार था। अगर हम बात कर लें तिब्बत की, तो तिब्बत भी पाली बोला जाता था, तिब्बत में भी। और अगर हम बात कर लें चीन की, तो चीन में भी पाली का विस्तार था। अगर हम बात कर लें जापान में, तो जापान में भी पाली का विस्तार था। साथ ही साथ थाईलैंड की बात कर लें, तो थाईलैंड में भी पाली भाषा का विस्तार दिखाई देता है। मित्रों, आप ये कह सकते हो कि संस्कृत भाषा के बाद यद्यपि किसी भाषा ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने परचम को लहराया और भारत की प्रथम देशी व जनभाषा होने का गौरव प्राप्त किया, तो वह कार्य केवल और केवल किसने किया? पाली ने किया। निसंदेह कह सकते हैं कि मगध, कलिंग, उज्जैन, मध्य विंध्य प्रदेश, श्रीलंका, वर्मा, तिब्बत, चीन, ये थोड़ी सी भौगोलिक विस्तार नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े भूखंड हैं जिन पर इस प्रकार से पाली का स्वामित्व होना भाषाई रूप में, ये विशेष महत्व की बात है। लेकिन अब हम आप ये तो जान चुके कि इसका विस्तार क्या था, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस भाषा का प्रयोग किस धर्म में हुआ। इन सारी चीजों को जान लेने के पश्चात एक बात और हम आप जान लें कि अब हम अगर हेडिंग डालें तो देख सकते हैं, अगर हेडिंग डालें तो हम देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि पाली भाषा की विशेषता। यह यद्यपि आपने जाना, यदि आपने इसे जान लिया, निस्संदेह आपको बहुत गर्व होगा। पाली भाषा की विशेषता नंबर 1, हम आपको विशेषता बतलाने चल रहे हैं। पाली से आप निश्चित तौर पर परिचित होने चल रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, इसमें यानी पाली में ध्यान दीजिएगा, इसमें री और इसमें री, आई, औ, इसमें री, आई, औ, इन 5 स्वर का लोप हो गया। इसमें री, ए, औ 5 स्वरों का लोप हो गया, जो कि वैदिक संस्कृत में पहले से विद्यमान थे। दूसरे की बात करें कि दूसरे में क्या है, तो देखें, इसमें अर्थात पाली में इसमें 5 व्यंजनों, इसमें 5 व्यंजनों का भी लोप हुआ। अब देखें 5 व्यंजन कौन कौन से थे। 5 व्यंजनों में पहला व्यंजन था श, ये तालव्य का श और ये मूर्धन्य श, ये दोनों गायब हो गए, इसमें नहीं थे। इसके साथ साथ इसे आप क्या कहते हैं, विसर्ग गायब हो गया। इसके साथ साथ यहां पर आपको चौथा जिह्वा मूलीय व्यंजन भी यानी वर्ण भी यहां से गायब मिलेगा। उपध्यमनिया, क्या उपध्यमनिया, उपध्यमनीय, जो उपध्यमनीय वर्ण है यह भी आपका गायब हो गया। ये 5 व्यंजन, यह 5 व्यंजन भी पाली में नहीं थे। अच्छा, तीसरी बात कर लें तो तीसरी बात कह सकते हैं कि इसमें यानी पाली में इसमें आत्मनेय पद समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। केवल परस्मय पदी या परस्मय पद शेष रह गया, शेष रह गया। तो आत्मनेय पद समाप्त हो गया, केवल परस्मय पद शेष रह गया था। कहां पर? पाली भाषा में। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथे में देखें तो आप कह सकते हैं कि वचन में
द्विवचन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, द्विवचन समाप्त हो गया। अब वचन कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ दो। एक को कहा गया एक वचन और एक को कहा गया बहुवचन। यह बात तो हुई ही हुई। पांचवी बात कर लें कि पांचवी बात क्या हुई पाली की जो विशेषता है। पांचवी बात यह रही कि पाली में अगर देखें, पाली में लिंग तीनों बरकरार रहे। पाली में लिंग तीनों बरकरार रहे, यानी यहां पुल्लिंग भी था, स्त्रीलिंग भी थी और स्त्रीलिंग भी था और इसके साथ साथ नपुंसक भी थे। ये तीनों लिंग विद्यमान थे, यानी लिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, तो कोई परिवर्तन नहीं था। कुछ लोग विद्वान बता देते हैं कि पाली में लिंग दो थे, लेकिन ऐसा नहीं। अब जरा और आगे बढ़े, हम बढ़ते हैं नियम नंबर, इसकी विशेषता बताते हैं 6। देखें छठा, पाली में लेट, जो कि लौकिक संस्कृत में नहीं था, वैदिक में था। पाली में लेट लकार के रूप सुरक्षित थे। क्या था? पाली में लेट लकार का रूप सुरक्षित था। सातवां अगर हम देखें तो सातवें में कह सकते हैं कि पाली में दो नए स्वरों का आगमन हुआ। ह्रस्व, ह्रस्व ए, बल्कि ये बिंदी नहीं रहेगा, और ह्रस्व ओ। ये दो नए स्वरों का गठन हुआ, नए स्वर आ गए। अगर हम आठवें की बात करें कि आठवें नंबर पर पाली की विशेषता क्या थी, तो आप पा सकते हैं संधि। संधि में स्वर, व्यंजन एवं अनुस्वार संधि की चर्चा की गई थी। संधि की चर्चा, क्या संधि थी? संधि में स्वर, व्यंजन, अनुस्वार संधि थी, यानी पाली में विसर्ग संधि नहीं थी। विसर्ग संधि थी ही नहीं। इसके अतिरिक्त अगर हम नवे बात कर लें, नवे में हम देख सकते हैं कि यह कह रहा कि श, श व स, इन तीनों श में से सिर्फ दंत सा का ही प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? केवल दंत श, तालव्य और मूर्धा का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वें नंबर पर कि पाली में संस्कृत के आई और औ मूल स्वर के स्थान पर, आई औ मूल स्वर के स्थान पर ए ओ मूल स्वर हो गए। यानी जो संस्कृत में थे आई और औ, ये मूल स्वर थे, उनके स्थान पर ओ और औ, ओ और ए और ओ को मूल बना दिया।
आई और औ की जगह ए और ओ को मूल स्वर बना दिया। मित्रों ये तो हुई बात पाल की विशेषता की। अब जरा हेडिंग डालिएगा। मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो के साथ। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बस इतना ही आज मैं यहां पर रोकना चाहूंगा। मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट को लेकर। शिलालेखी प्राकृत क्या है, प्राकृत का स्वरूप और व्याकरणिक अंतर क्या था, इन समस्त चीजों का वर्गीकरण होगा। निश्चित तौर पर यद्यपि आपको इस प्रकार के शिक्षा से अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, आपको आनंद आ रहा हो, निसंदेह बिना लिखे मत जाइएगा। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। यद्यपि किसी भी प्रकार की कोई और सूचना और कोई जानकारी और क्लास लेनी चाहिए तो जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा उस पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील विजिला नामक ऐप को लोड कर लीजिए। वहां पर जाकर अपना पेमेंट करके पेड क्लास को प्राप्त कर लीजिए। अच्छी गुणवत्ता के साथ संपूर्ण का संपूर्ण व्याकरण और साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, मेंस के लिए निबंध, पत्र लेखन, सारी चीजों को लेकर के आ रहा हूं। निश्चित तौर पर ऐसा वर्गीकरण और इस प्रकार की विशेषता के साथ पढ़ाने का जो उद्गम मैंने किया है, निस्संदेह आप देख रहे हो कि मेहनत का कार्य है। आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी ताकत देती है, अवश्य दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, सब बखैर। जय हिंद, जय हिंदी।